गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सब बेटा। चलिए देखिए, तो आज का जो बेसिक हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ नीड्स फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी कि हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है। हमने सिर्फ मीनिंग पढ़ा था, कॉन्सेप्ट समझा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। नाउ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब कि हमें उस आर्थिक नीति की, नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी 1991 में। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि भैया 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे भारत में, जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च करना पड़ा। नाउ टुडे विल डिस्कस द व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट दिस क्राइसिस, यानी कि उस क्राइसिस के पीछे क्या कारण थे। उन रीजंस को यहाँ पर बेटा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं नीड फॉर इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज फेल्ट ओइंग टू द फॉलोइंग रीजन। यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक की हमें जरूरत पड़ी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की हमें जरूरत पड़ी, तो वो ये इन 4-5 कारणों के कारण पड़ी बेटा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में 1990 में क्राइसिस आए। और जिस क्राइसिस की वजह से हमें नीड फील हुआ कि यार नाउ इंडियन इकोनॉमी को जरूरत है एक नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, एक नए इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज की, राइट। तो देखिए सबसे पहला कारण है हाई फिस्कल डेफिसिट के कारण, राइट। दूसरा बीओपी क्राइसिस के कारण। तीसरा फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कारण। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के कारण एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज के कारण, राइट। तो देयर इज अ 5 रीजन, जिन 5 कारणों की वजह से 1999 में, सॉरी 1990 में क्राइसिस आया। और 1991 में बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की बेटा एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। जिन रिफॉर्म्स के कारण कहीं ना कहीं कोशिश करी गई कि इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए, इनको डिटेल में समझा जाए। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में। अगेन देखो भाई, आप यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हैं, बिना नोट करे बेटा इस लेक्चर को प्लीज मत देखिएगा, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। रीजनिंग में आपको बताता हूँ नोट करने से क्या होता है। नोट करने से आपका कंसंट्रेशन रहेगा। मान लो आप वीडियो देख रहे हो खाली, राइट, आप वीडियो सुन रहे हो तो आपको समझ में तो 2 मिनट, 2-3 मिनट के लिए तो आ जाएगा। बट जब तक आप नोट्स नहीं करेंगे ना, तो आपको फीलिंग नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो भाई पूरा कंसंट्रेशन से चीजों को देखो, बहुत आसान है बेटा, और आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो काफी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, दैट इज विद कॉन्सेप्चुअल। तो कोशिश करना इसको अच्छे से देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाओ, ठीक है भाई। और लाइक वाइक करा करो यार, तुम लोग लाइक ही नहीं करते हो। देखो कितने टाइम बाद वीडियो आ रही है, उसका कारण यही है क्योंकि एनकरेजमेंट नहीं मिलता। जब बच्चे शेयर ही नहीं करते, फायदा क्या है वीडियो बना के। ठीक है, चलो आप देखो, जाओ कमेंट्स करके बताया करो कि समझ आ रहा है। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो वही पूछ लिया करो कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी पर्सन। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, हाई फिजिकल डेफिशिट। देखो बिफोर डिस्कसिंग द फिजिकल हाई फिजिकल डेफिशिट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फिजिकल डेफिशिट होता क्या है। जरा इधर देखिए प्लीज, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, इसका मीनिंग सुनिएगा कि फिजिकल डेफिशिट होता क्या है। देखो भाई, दो चीजें होती है। जब सरकार बजट लेके आती है तो उसमें सरकार दो चीजों का एस्टिमेशन लगाती है। मान लो सरकार ने बोला, बजट में एस्टिमेशन लगाया कि भैया हम ना एक्सपेंडिचर करेंगे 1 लाख करोड़ का, ठीक है। और 1 लाख करोड़ का ही हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। जितने हमारे खर्चे उतना हमारा रेवेन्यू। तो ये सरकार का बेसिक एस्टिमेशन था, राइट। अब बेटा एस्टिमेशन तो 100% करेक्ट नहीं होते ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो रहेगा ही। तो ये दो चीजें बेटा सरकार क्या करती है, एस्टिमेट करती है अपने बजट में। कहाँ करती है बच्चे, अपने बजट में एस्टिमेट करती है इन दो चीजों को। पहला एक्सपेंडिचर्स, दूसरा बच्चे रेवेन्यूज। रेवेन्यू बोले तो इनकम, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा। ठीक है, अगर मान लो अगर सेम खर्चा हो, सेम ही रेवेन्यू है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं, देयर इज नो इशू। बट द सिचुएशन इज दैट, अभी तक जो होता आया वो बता रहा हूँ मैं आपको। जनरली ये होता है, जो सरकार ने एक्सपेंडिचर तय किए थे भाई वो ज्यादा है, और जो सरकार को पैसा रिसीव होता है रेवेन्यू वो कम हो जाता है। अब देखो, प्रॉब्लम जनरेट यही होती है। जब सरकार ने एस्टिमेशन लगाया 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना है, तो लेट अस अज्यूम सरकार के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। बट द पॉइंट आता है कि हमें रेवेन्यू मिले सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए। ठीक है,
हमने 1 लाख करोड़ खर्चा तो हमारा हो रहा है, बट हमें रेवेन्यू जो आने वाले थे टैक्सेस से, नॉन टैक्सेस सोर्सेस से बेटा, वो पैसा हमें पूरा मिला ही नहीं। तो देर इज अ प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पर शॉर्टफॉल कितने का हो गया बेटा? 20,000 करोड़ का। इस 20,000 करोड़ को ही हम फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? फिस्कल डेफिसिट, सरकार का। अब गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चे? इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा तो करना ही है ना, 1 लाख के खर्चे करने हैं तो करने ही है। अब इस फिस्कल डेफिसिट को ही सरकार क्या करती है? बोरो करती है। अब बोरो करेगी या तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या बोरो करेगी बेटा वर्ल्ड बैंक यानी कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और जब हम लोन लेते हैं तो भैया लोन लेना अच्छी बात तो नहीं है ना। लोन आप कब लेते हो? जब आप डेफिशिएंसी में हो, राइट। और लोन से कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बर्डन ही तो बढ़ेगा। लोन लेने से हमारे ऊपर क्या बच्चे, एक बर्डन ही तो बढ़ता है। यस, फालतू का बर्डन बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी तो बर्डन बढ़ेगा लोन्स का, कि सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा जी। अब जब बर्डन बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट क्या अर्थव्यवस्था में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। तो देर इज अ सिचुएशन कि सर सरकार का फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ता जा रहा था कि सरकार के लॉन्स बढ़ रहे थे। और जब सरकार के लोन बढ़ रहे थे भैया, जीडीपी में जो इनकम कमाओगे, आधे से ज्यादा पैसा तो तुम लोन चुकाने में लगा दोगे, फिर ग्रोथ कहाँ से होगी भाई साहब? जब आप लोन ही लेते रहोगे तो जो भी आपकी इनकम आ रही है वो क्या कर रहे हो आप? लोन रिपेमेंट में लगा रहे हो। और जब रिपेमेंट में लगा रहे हो तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगी बेटा? आपकी ग्रोथ तो होगी नहीं ना। तो दैट इज द सिचुएशन। देखिए, फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू द बोरोविंग्स। देखो, फिजिकल डेफिसिट क्या है बेटा? बोरोइंग्स है ऑफ गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सिस ऑफ व्हाट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, यानी कि जिस साल सरकार को एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम हो गया, जिसकी वजह से डेफिशिएंस आ गया, और उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सरकार क्या ले रही है? लोन। तो उसी को हम बेसिकली फिजिकल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। आर यू गेटिंग द थिंग्स? समझ आ रही है आपके बेटा? इसको समझना है तो उसको बैकवर्ड करके फिर सुनना पड़ा, एक बार कॉन्सेप्ट को फिर सुनना। ठीक है, जरूरी नहीं बेटा कि आप निकलते जाओ आगे। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा उसको पीछे करिए, दोबारा सुनिए, कब आगे बढ़िएगा। ठीक है ना? क्योंकि समय तो है, ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं होगी। तो सुनना, तो फिजिकल डेफिसिट आई होप सबको समझ आ गया। आप सुनिए कितना बढ़ रहा था 1981 और 82 में। ये फिजिकल डेफिसिट था बेटा हमारा 5.4% ऑफ जीडीपी। यानी कि जीडीपी का 5.4% हम सिर्फ लोन चुका रहे थे। इतना तो हमारे ऊपर लोन था। और ये बढ़कर 1991 में ये हो गया 8.4% ऑफ जीडीपी। तो यानी 5.4% से कितना हो गया? 8.4%। राइट, दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, राइट। तो सर ये बढ़ गया, कोई तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया, इसका मतलब सरकार के खर्चे बढ़ रहे थे, सरकार रेवेन्यू रिसीव नहीं कर पा रही थी, सरकार रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सरकार को लोन लेने पर तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तो ये तो नुकसान है ना। आप जितना ज्यादा लोन्स लोगे उतना ज्यादा कर्ज में डूबोगे। तो जितना ज्यादा आपके आसपास लोन का जो जाल है वो बुनता जाएगा, तो फंसते जाओगे। हाँ जी सर, फिर तो स्टेट गिर भी हो जाते हैं बेटा। हाँ जी। तो देखिए आगे बढ़िए थे, आगे आगे पढ़ते हैं इसके क्या कारण होते हैं। देखो, कह रहा हाई फिजिकल डेफिसिट इज बैड, बुरा होता है जी। बिल्कुल होता है सर, क्यों होता है जी? बिकॉज क्या रीजन है इसके? तो कहता है इट इंडिकेट द पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। यस, आपकी अर्थव्यवस्था में इतना पैसा नहीं है कि आप अपने खर्चे पूरे कर पा रहे हो। यानी कि आपके देश में पैसा है ही नहीं, पब्लिक टैक्स पे नहीं कर रही है, राइट। आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब सर आपकी इकोनॉमी में अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हो, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट आपके होते हैं, इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज्यादा वीक है। इसको सुधारने की जरूरत है भाई साहब। यस, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आ जाता है बेटा, हिंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब जितना ज्यादा लोन लोगे, लोन लेने से क्या होता है बेटा? मनी सप्लाई बढ़ती है, और मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होती है? हाँ जी सर, ये आपने पढ़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर में काफी डिटेल में। तो इन्फ्लेशन क्या ग्रोथ को हिंड्रेंस कर देगा, छुपा देगा? हाँ जी सर, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, ग्रोथ जितना मर्जी हो जाए बेटा, तो उससे क्या होता है बेटा? एक पुअर पर्सन तो स्ट्रगल ही करता है ना। तो इसका मतलब ग्रोथ हो भी रही है, तो उसका पता हमें नहीं चलेगा। ठीक है जी। फिर कहते हैं इट लोअर फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह वगैरह। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, राइट। तो ये कुछ संस्थाएं बेटा जो भारत के ऊपर फेथ कम करेगी फिर। यस, इन द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इनको लगेगा कि अपनी इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले कर्ज भी आपको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। तो जब कर्ज नहीं मिलेगा, फिर अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ना नुकसानदायी होता है। तो ये सिचुएशन बता रही है आपको। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये पहला कारण था बेटा फिजिकल डेफिसिट का बढ़ना। फिजिकल डेफिसिट का बढ़ना
हमें न्यू आर्थिक नीति की नीड को फील होने पे मजबूर कर दिया गया। राइट, यहीं पे हमें फील हुआ कि हमें एक नई आर्थिक नीति चाहिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बेटा आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा हो, प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बिना नोट करे आगे मत बढ़िएगा बेटा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है भाई, चलो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बीओपी क्राइसिस। सर अगेन, ये बीओपी होता क्या है? हालांकि आपका चैप्टर भी है बेटा, पढ़ोगे उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी डिटेल में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है जी? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ध्यान से देखेगा। देखो बच्चों, हालांकि बेटा इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बट हम एक छोटा सा ओवरव्यू तो आपको दूंगा ही, ताकि आपको फुल बेटर क्लैरिटी ऑफ दिस। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक तरह से अकाउंट्स है बेटा। अगर मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं, क्या ये एक अकाउंट्स है? अकाउंट्स का मतलब होता है रिकॉर्ड। अब क्वेश्चन आता है सर क्या रिकॉर्ड करता है? तो दो चीज रिकॉर्ड करता है बेटा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्या रिकॉर्ड करता है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और मैं आपको जनरल सी बात बता दूं, जैसे कि आपने फॉरेक्स चैप्टर याद है आपको? फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। वहां पर याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे, एक्सपोर्ट बहुत कम थे। तो इधर देखो, जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट हमारे कम होंगे, तो क्या बेटा ये एक तरह का डेफिशिट बता रहा है सिचुएशन। ये प्रॉब्लम क्या पहुंच गई? डेफिशिट की ओर। इसका मतलब सर ये जो इम्पोर्ट होता है ना, इसमें हमें पेमेंट करनी पड़ती है, पेमेंट मेड, और एक्सपोर्ट में हम पेमेंट रिसीव करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? पेमेंट रिसीड। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा था सर, पेमेंट तो हम कम रिसीव कर रहे थे, बट पेमेंट कर ज्यादा रहे थे। तो जिसकी वजह से हमें क्या हो गया बेटा? डेफिसिट। इसको एक तरह से ना आप ये भी बोल सकते हो, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं और ये हमारे रेवेन्यूज होते हैं। और सर रेवेन्यू का कम होना, एक्सपेंडिचर का ज्यादा होना क्या नुकसान देगा? और उल्टा बेटा, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में जो पेमेंट होती है वो इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स होती है। राइट, फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में, डॉलर के टर्म्स में पेमेंट करोगे बेटा। यस बिल्कुल सर। तो देयर और प्रॉब्लम बेटा, अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं करे, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको फॉरेक्स रिसीव होगा, तो उसी से आप क्या कर सकते हो? इंपोर्ट्स में पेमेंट कर सकते हो। बट आपका एक्सपोर्ट ऑलरेडी क्या है? कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। तो आपके एक्सपोर्ट जो रिसिप्ट सारा है, वो आपके इंपोर्ट बिल को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट तो है ही नहीं। फिर अल्टीमेटली आप क्या करोगे? वर्ल्ड बैंक से उधार मांगोगे कि सर हमें डॉलर दीजिए, हमें पेमेंट करनी है। तो क्या अगेन देयर इज द सेम सिचुएशन? यस। तो देखो, बीओपी क्राइसिस बेसिकली रिलेटेड टू बीओपी डेफिसिट। दिस इज बीओपी डेफिसिट, एंड आई होप सो कि आपको बीओपी डेफिसिट समझ में आ गया हो। ठीक है, बाय एंड ऑफ द 1990 और बीओपी अकाउंट्स रिवील्ड, एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट वाज माउंटिंग अप। यानी कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बढ़ रहा था बहुत ज्यादा। बेटा करंट अकाउंट में आपको यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, ट्रस्ट में, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको वेट करिए बीओपी वाले चैप्टर में। राइट, अगर जिसको अभी इंस्टेंट जानना है तो मुझे मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ना वीडियो का लिंक दे दूंगा। राइट, वहां जाके आप करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत अच्छे से समझ लेना, करंट अकाउंट होते क्या और डेफिसिट क्या होता है। अभी के लिए आप इतना समझना, करंट अकाउंट, बीओपी के दो सिचुएशन होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो करंट अकाउंट था वो हमारा बढ़ता जाता है। करंट अकाउंट इन शॉर्ट बोलो खर्चा होता है बेटा, एक तरह से हम जो खर्चे करते हैं वो हमारा बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, और अगेन बोरिंग भी बेटा हमारे कंसिस्टेंटली क्या हो रही थी बेटा? बढ़ रही थी। किससे? वर्ल्ड बैंक से जो हम उधार ले रहे थे वो भी क्या होता बेटा? कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे। अगर आपको इंपोर्ट बिल पे करना है तो उधार तो लेना पड़ेगा भाई साहब। हाँ जी सर। तो कुछ डेटा देख लें इसका। देखिए इसका कुछ डेटा देख लेते हैं। दिस इज डेटा। कहते हैं 1990 1981, क्या बोल रहा हूँ, 1980 से 81 और 1990 से 91 के डेटा दे रखा है। कहते हैं कैट, कैट का मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट। वो कितना था ये? 2214 करोड़। ठीक है, और 1991 तक ये कितना पहुंच गया? 17,367। राइट, तो ये इतना हो गया, यानी कि 17,367 करोड़ का हमारे क्या हो गया बेटा? डेट्स बढ़ गए थे। ठीक है ना, करंट अकाउंट बोरिंग्स जो ये बढ़ता जा रहा था बेटा। फिर कहते हैं बोरिंग्स भी हमारी बढ़ी थी क्या? हाँ जी सर। तो ये बढ़ गया था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। देखो 12%, 12% जीडीपी का हम बोरो कर रहे थे बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और ये 1990 और 91 में बेटा 23% हो गया था। तो ये बीओपी क्राइसिस के कारण, इनकी इंपोर्ट्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, एक्सपोर्ट का कम रहना, हमें इन दो चीजों पे उधार लेने पे, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा था बेटा, जिसकी वजह से हमें न्यू आर्थिक नीति, यानी कि जो नई आर्थिक नीति थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसकी बैडली नीड थी। इसलिए बेटा इसको इंट्रोड्यूस
किया गया। तो पहला कारण था हाई फिस्कल डेफिसिट, आई होप तो समझ आ गया होगा आपको। दूसरा कारण था दैट इज बीओपी क्राइसिस, ये भी शायद आपको समझ में आ गया हो, नहीं आ गया तो प्लीज एक बार दोबारा से इसको सुन लीजिएगा ढंग से, और डाउट मत रखिएगा प्लीज, ठीक है। अगला कारण है हमारे पास फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यार ये ऊपर वाले से बात ना एसोसिएट है। एक बात बताओ, सुना था ध्यान से, आरबीआई जो है ना, ये आपने पढ़ा होगा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई क्या होता है बता, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज जैसे डॉलर और भी बहुत सारी करेंसीज हैं, ये किसके पास रखी जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो जब कोई भी व्यक्ति इंपोर्ट करता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस पर्सन जो कि इंपोर्टर है, इंपोर्टर मतलब भैया सामान बाहर से मंगवा रहा है, तो ये आरबीआई के पास जाएगा, रुपीस को कन्वर्ट करेगा किस में, डॉलर्स में, तभी तो पेमेंट जाके करेगा। बिल्कुल सर। अब सर प्रॉब्लम ये थी कि पेमेंट के लिए ये डॉलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास था ना, रिजर्व बैंक के पास क्या होता है ना, रिजर्व रहता है बेटा फॉरेक्स का, वही क्या होने लग गया, फॉल होने लग गया, घटने लग गया। क्या होने लग गया बेटा, घटने लग गया, फॉल होने लग गया। और वो इतना ज्यादा फॉल हो गया बेटा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम 10 दिन के इम्पोर्ट बिल्स को भी पे कर पाते। आई यू गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि हम इंपोर्ट्स इतना बढ़ा रहे थे, आरबीआई भी कहाँ से लेके आता, क्या गोल्ड सारा का सारा गिरवी कर देता वर्ल्ड बैंक के पास, गोल्ड गिरवी करो फिर उससे बेटा फॉरेक्स लेकर आओ फिर इंपोर्ट्स बढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था बहुत ज्यादा। राइट, एक्सपोर्ट कम थे, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे, जैसे कि आपने बीओपी क्राइसिस में पढ़ा, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स हम इतना पेमेंट कर रहे थे बेटा कि हमारे पास इसका शॉर्टफॉल हो गया। ठीक है, देखिए कहते हैं 1991 में इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू सच लो लेवल दैट दीज वर नॉट इनफ टू पे एन इम्पोर्ट बिल ऑफ 10 days, यानी कि वो 10 दिन के इम्पोर्ट बिल पे करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व यानी कि वही फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बेटा, दैट वर, ये कितना था बेटा, 8,151 करोड़, कब, 1986 1987 में। और ये डिक्लाइन कर गया शार्पली, कब, कितना हो गया ये, 6,252 करोड़ इन 1989 टू 90। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होते बेटा, डिक्लाइन होते जा रहे थे, और इतना भी नहीं था हमारे पास कि हम 10 दिन के इंपोर्ट बिल्स को प्रॉपरली पे कर पाते। राइट, तो इसकी वजह से इकोनॉमी में एक वो सिचुएशन आ जाती है, कहते हैं द सिचुएशन बिकम इज so grave and serious that the government had mortgaged country's gold reserve with the World Bank for discharge the debt obligations। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता बेटा, डेट उधार लेना पड़ता, उधार लेना पड़ता अपने जो फॉरेन ऑब्लिगेशन थे, यानी कि यार देखो इंडिया के आरबीआई से आपने लोन ले रखा है, उससे तो आप रुपीज लेके चुका सकते हो, राइट, बट जब विदेश वर्ल्ड बैंक से आपने लोन लिया हुआ है तो उसको चुकाओगे कैसे आप, फॉरेक्स में तो चुकाओगे। हाँ जी, तो उसके लिए फिर सरकार को क्या करना पड़ता, गोल्ड रिजर्व करवाना पड़ता वर्ल्ड बैंक के पास, उससे फॉरेक्स एक्सचेंज लेता फिर पेमेंट करता। तो इससे तो भैया कंट्री का गोल्ड जमा होता जाता, फिर से क्या इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है इससे। यस सर, तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेटा जरूर याद करना बेटा, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्पल। अब आता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, भाई साहब महंगाई महंगाई महंगाई, क्या बोलते हैं इसको, महंगाई। अभी आपने देखा कि हमारे देश में क्या बढ़ती जा रही थी, बोरिंग, ऊपर जितने भी आप कारण पढ़ रहे हो यही पढ़ रहे हो, बोरिंग बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट से लेके बीओपी क्राइसिस से लेके फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज में लेके क्या बढ़ रही थी, बोरिंग। अब बोरिंग के बढ़ने से बेटा क्या होता है कि हमारे पास ना कहीं पैसा आता है, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, बट जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड के बढ़ने से बेटा कीमतें बढ़ने लगती हैं, और कीमतों का बढ़ने का कारण ही होता है इन्फ्लेशन। आपने मनी सप्लाई वाले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ा होगा कि मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन क्यों आता है, क्योंकि डिमांड्स बढ़ जाती हैं, और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है बेटा कि हम सबकी डिमांड को फुलफिल कर सके, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ने से महंगाई आती है। राइट, और महंगाई इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायी होती है बेटा, जिसमें एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। देखिए प्रायर 1991 डिस्पाइट अ गुड मानसून फॉर 3 consecutive ईयर, लगातार 3 साल मॉनसून बहुत अच्छे रहने के बावजूद भी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आया बेटा देश में, यानी कि महंगाई का जाल उत्पन्न हुआ। ठीक है, कहते हैं इन्फ्लेशन वाज द ट्रिगर्ड बाय द रैपिड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन किस वजह से हुआ बेटा, मनी सप्लाई के बार बार बढ़ने के कारण, ये पढ़ रहे हो ना। और ये मनी सप्लाई क्यों बढ़ता है, ओइंग टू बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू कूप अप द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, राइट, रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी बेटा, लोन्स लेती थी, और लोन लेने से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, प्राइस के बढ़ने से भाई साहब क्या आता है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है। देखिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन
इकोनॉमिक क्राइसिस डिपेंड फ्रॉम द बैड टू वर्स, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस बेटा कहाँ पहुंच जाते हैं, बैड बुरे से वर्स में पहुंच जाते हैं, बहुत बुरा, राइट। तो दिस इज द नेक्स्ट सिचुएशन, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई जो कहीं ना कहीं बेटा बहुत खतरनाक होती है अर्थव्यवस्था के लिए, वेरी डेंजरस। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। तो हमने 4 पॉइंट यहाँ पे पढ़ लिए बेटा, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ रहा हो। पहला पॉइंट पढ़ा हमने हाई फिस्कल डेफिसिट, बीओपी क्राइसिस। तीसरा हमने पढ़ा दैट इज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, एंड द नेक्स्ट वन इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। बच्चे पीएसयूज का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। भारत सरकार बेटा जो इकोनॉमी में बिजनेस क्या करती थी, वो पीएसयूज के जरिए क्या करती थी, हाँ, गवर्नमेंट कंपनी, एक तरीके से शॉर्ट में बोल सकते हैं सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनियों में सरकार पैसा लगाती है तो टैक्स का पैसा लगता है भाई साहब, और इनकी परफॉर्मेंस इतनी बेकार थी बेटा। आज भी आप एग्जांपल है किसी भी सरकारी कंपनी में चले जाइए बेटा, आपका काम अच्छे से होगा, एग्जांपल है एसबीआई, ठीक है, एसबीआई में जाइए आपका काम अच्छे से नहीं होगा क्योंकि वहां पर देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, स्टाफ प्रॉपर काम नहीं करता, अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं है लोगों की, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो देखिए सेवरल थाउजेंड करोड़ रुपीस, बहुत सारे हजारों करोड़ रुपए बेटा हमने इन्वेस्ट कर दिया फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीएसयूज इन इंडिया, यानी कि भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए बेटा किसमें, पीएसयूज के ग्रोथ में। बट मोस्ट ऑफ दीज टर्न इनटू द ब्रीडिंग सेंटर ऑफ द करप्शन, और इसमें से बहुत सारी बेटा क्या बन गई, करप्शन का केंद्र बिंदु बन के रह गई, ठीक है, और जिसकी वजह से ह्यूज लॉसेस होने लगे, और लॉस के कारण बेटा पीएसयू प्रॉपरली काम नहीं करते। लॉस होगा तो कहाँ से डेवलपमेंट करोगे, पहले आप लॉस ही को फुलफिल कर पाओगे, लॉस को कंपनसेट करोगे, उसके बाद ही तो ग्रोथ के बारे में सोचोगे। हाँ जी सर। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन, करप्शन सबसे ज्यादा बड़ा पीएसयूज के कारण ही बेटा, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर था काम करने के लिए। आपको बाकी स्टोरी तो आपको पता ही है, हिंदी मूवीज तो आपने बहुत देखी होंगी, राइट, वहां पे ये सब चीजें दिखाई जाती है जनरली। तो देखिए नोट पॉइंट, एनईपी पॉलिसी वाज नीडेड टू पुट द इकोनॉमी फास्ट ट्रैक ग्रोथ, यानी ऑब्वियस सी बात है, व्हिच वाज कॉट टू द लो लेवल ऑफ द इक्विलिब्रियम ट्रैप्स। तो हमारी जो इकोनॉमी जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस गई थी बेटा, तो वहां से बेटा इसको पुल अप करने के लिए एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ की जरूरत, और इसलिए बेटा हमें नई आर्थिक नीति की जरूरत पड़ी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 आई, जिसकी वजह से बेटा इकोनॉमिक्स में काफी चेंजेस हुए। आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे क्या क्या चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें हैं बेटा पढ़ने को। तो यहाँ पर आज का लेक्चर समाप्त होता है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई हो बेटा। तो अगर समझ आया तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट्स करके मुझे बताना आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना बेटा, आगे आंसर, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन, आई होप आपको समझ में आ गई हो। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं बेटा, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लीजिएगा आप सारी चीजें अच्छे से, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।